इसमें सारा का सारा दोष मैं आपको देता हूं, आपके आयुर्वेदा को देता हूं। इस पर आपका क्या कहना है? तो जब एमबीबीएस डॉक्टर को ये पता है कि मैं इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, मैं इनकी डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकता, उसके बाद वो क्यों पूरी जिंदगी उनकी जीवन को तबाह करते हैं दवाइयां देके? डॉक्टर अवधेश पांडे, मैं ये नहीं मान सकता कि जो आप कह रहे हैं नहीं पता, मैं ये नहीं मान सकता कि आपको नहीं पता कि ये इलाज हम नहीं कर सकते। पूरे भारत में किसी को भी कोई मॉडर्न चिकित्सा में बोले कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो आप कृपया करके इस हॉस्पिटल में संपर्क कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और आज इस देश के लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा हॉस्पिटल, जिसे मैं हॉस्पिटल नाम है लेकिन हॉस्पिटल नहीं कहूंगा, ये एक वेलनेस सेंटर है, एक इंस्टीट्यूट है जो खोला है 4 दिग्गज ने मिलकर। ये वो दिग्गज हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं सालों से, और आप इन्हें सुनते आए हैं, देखते आए हैं। तो आइए आज मैं उन चारों हस्तियों में से 3 से बात कराता हूं। एक डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जो कि बिजी हैं, इसलिए यहां पर नहीं है, और मेरे अलावा मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी जो कि एमबीबीएस एमडी है। इसके अलावा एक वेल नोन पर्सनैलिटी आचार्य मनीष जी, जो कि आप जानते हैं अच्छी तरह, हर टीवी चैनल्स पे आप लोग देखते हैं। और एक और चेहरा हमारे साथ जो हमेशा डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी के साथ उनकी टीम में रहते हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, जो कि एमबीबीएस डबल एमडी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने अच्छे 4 दिग्गज इस देश के कल्याण के लिए, उनकी एक अच्छी सोच के लिए चारों इकट्ठे मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से नेशनल पार्टियां या स्टेट पार्टियां मिलकर एक पार्टी को हराने की कोशिश करती हैं, उसी तरह ये चारों मिलकर पता नहीं किसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं आचार्य मनीष जी से कि मनीष जी, आपको ये चारों मिलने की जरूरत कैसे पड़ी? देखो, ऐसा है, जो अभी तक के पिछले कई सालों से आप लोग भी देख रहे हो, कोरोना काल में भी देख लिया कि किसी भी एक पैथी के पास कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, और ये चीज की जरूरत हमें भी महसूस हुई। इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और मेरे को अभी आप ही के माध्यम से पता लगा कि फेसबुक पे कुछ सवाल आए हैं कि आप तो शुरू से एलोपैथी को गलत बोलते थे, और आप लोग एलोपैथी के इधर भी, राइट में भी मेरे एलोपैथी के एमबीबीएस एमडी बैठे हैं, लेफ्ट में भी एमबीबीएस एमडी बैठे हैं, तो आप लोग इकट्ठे क्यों हुए? तो मैं आपको बोल रहा हूं, हम कभी भी मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं थे, हम मेडिकल इंडस्ट्री के खिलाफ थे, मेडिकल माफिया के खिलाफ थे। आज हम इकट्ठे हुए हैं हिम्स नाम से, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज नाम से जो हॉस्पिटल शुरू किया है, जो भाई राजीव दीक्षित की याद में हमने शुरू किया है। यहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी सभी के डॉक्टर्स मौजूद हैं, और हर तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है जो कि इस वक्त इस देश की जनता को जरूरत है, क्योंकि वो किसी भी एक पैथी में जाती है। जैसे अगर मान लो किडनी फेल का पेशेंट है और उसको एलोपैथी में अगर वो चला जाता है तो उसको डायलिसिस शुरू होता है, फिर ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे लीवर फेल में ट्रांसप्लांट। तो हमने इसी एक ही हॉस्पिटल में, एक ही छत के नीचे, किडनी फेल हो, चाहे लीवर खराब हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, कैसा भी पेशेंट आएगा, हम चारों पैथियों में से जो बेस्ट होगा उसको यूज करेंगे। मकसद होगा पेशेंट को ठीक करना। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर अवधेश पांडे जी से है। अवधेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? नो डाउट हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि इंटीग्रेटेड वर्ड उन्होंने पहली बार सुना होगा कि हॉस्पिटल की क्षेत्र में, उस लाइन में इंटीग्रेटेड कभी यूज नहीं हुआ। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इसमें ये है इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग। वैसे भी ना, कंपटीशन इज ह्यूमन, कोऑपरेशन इज डिवाइन। We have integrated all forms of healing to come to a conclusion कि patient completely heal कैसे हो। एक तो वो, दूसरा मॉडर्न मेडिसिन में हमने सिर्फ फार्मेसी का स्पेलिंग चेंज किया है, PHARMACY की जगह FARMACY से हम, अगर कोई ड्रग्स की जरूरत पड़ती है तो FARMACY के पास काफी ड्रग्स हैं जो PHARMACY के पास जाने की जरूरत शायद ना पड़े। तो उसी से हम ट्रीट भी करते हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत ज्यादा ना फार्मेसी की जरूरत है ना फार्मेसी की जरूरत है। ओके। कई चीजें लाइफस्टाइल से होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उसको लाइफस्टाइल से क्योर किया जाता है। सो मेनी टाइम्स यू विल नॉट रिक्वायर अदर फॉर्म्स ऑफ थेरेपी। जो
यूजुअली मतलब ये किया जाता है, और कई चीजें रिवर्स, बॉडी हैज द हीलिंग कैपेसिटी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे उंगली कट गई किसी की, उसमें हम क्या करते हैं, पहले सैवलॉन लगाते हैं, फिर बीटाडीन लगाते हैं, फिर उसमें नियासिन पाउडर या कोई और एंटीबायोटिक पाउडर लगा के ये बांध देते हैं। 5 दिन में हील कर जाता है, और बोलते हैं ये एंटीबायोटिक पाउडर इज वेरी गुड, मेरा ये हील हो गया। फर्ज करिए अगर ये कुछ भी ना लगाते तब क्या होता? तब भी 5 दिन में हील करता। अच्छा, तब भी हील करता। हील किसने किया? इम्यून सिस्टम ने। हमने उसका नाम ही नहीं लिया। इनफैक्ट कोरोना के पहले लोगों को आइडिया ही नहीं था कि इम्यून सिस्टम भी कोई सिस्टम है, बहुत आइडिया नहीं था, और लोग मजाक उड़ाते थे। मैं ये देखता था मेरे फ्रेंड सर्कल में ही, इम्यून सिस्टम और लीकी गट, वो दोनों उनको बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें लगती थी, जबकि बेसिस ऑफ डिजीज यही है, और हीलिंग के पोटेंशियल इन्हीं दोनों में है। अगर लीकी गट रोक दिया तो बहुत सी बीमारियां रुक जाएंगी। इनफैक्ट लेडीज को दे विल बी मोर कीन टू लिसन टू दिस। जितनी झुर्रियां हैं, एक भी झुर्री रहेगी नहीं अगर ठीक से डाइट किया जाए तो। दोस्तों, जितने भी लोग हैं, खासकर 2 फीमेल्स हैं, वो प्लीज पहचान लीजिए डॉक्टर अवधेश पांडे जी को, कि अगर आपने डॉक्टर अवधेश पांडे जी को फॉलो किया तो इस जन्म में 100% आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हमेशा यंग रहेगी। तो क्या सर ये मेल के लिए भी है या केवल फीमेल? सबके लिए, सबके लिए, जनरल स्किन के लिए। तो मतलब जितने लेडीज आर मोर पर्टिकुलर, मेन एज ग्रेसफुली। ओके। तो जितने भी मेल्स हैं वो भी ध्यान रखें कि वो भी अगर हमेशा सुंदर और टिकाऊ दिखना चाहते हैं तो पांडे जी को फॉलो करना है। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी से है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी MBBS और डबल MD है, सिंगल नहीं डबल MD है। इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतनी सारी एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद, आपको क्या जरूरत पड़ गई आयुर्वेदाचार्यों से मिलने के लिए? मानस जी, ये जो मेरी एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन है कि मैंने 50 साल पहले MBBS की, और 50 साल में से ज्यादातर टाइम मैं पिछले 2-3 साल को छोड़ के काफी एलोपैथी यूज करता था। हालांकि मुझे शुरू से ही लगाव था बाकी पैथी से भी, क्योंकि मुझे MBBS करते हुए ये समझ आ गई थी कि बाकी पैथीज में भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। तो वो मैं थोड़ी थोड़ी करता था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा मेरी लाइफ की प्रैक्टिस का 20% होती थी, 80% फिर भी एलोपैथी होती थी। लेकिन एलोपैथी भी मैं कम यूज करता था शुरू में भी, तो कम ज्यादा नहीं, ओवर यूज ऑफ ड्रग्स नहीं था मेरा। लेकिन अभी ये जो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तो मैंने उसकी जो ताकत थी एलोपैथी की, उसके साथ मैंने उसकी कमजोरियां भी देखी। वो कमजोरियां जो होते हैं बहुत बहुत बड़ी हैं, वो ताकत के मुकाबले में बहुत बड़ी हैं। और पर्टिकुलरली कुछ बीमारियों के सिलसिले में, मान लीजिए क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीजेस है, वो इतना बड़ा एपिडेमिक फैला हुआ है पूरे समाज के अंदर। क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल एपिडेमिक है, शुगर है, BP है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, एलर्जीज है, इतनी लंबी लिस्ट है। और क्रॉनिक इन्फेक्शंस में जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, लिकोरिया है, औरतों में लिकोरिया है, तो और पेट की प्रॉब्लम है, H. pylori की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी कुछ, तो इतनी ज्यादा वीकनेस है उसमें, इतनी ज्यादा कमजोरी है कि वो कमजोरी बहुत चुभती है। आपके पास पेशेंट आया, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपकी आत्मा अंदर से आपको लानत बात डालती है कि आप जो दे रहे हो वो कोई साइंस तो लगती नहीं है पेशेंट को। हील लफ्ज जो बहुत सुंदर लफ्ज है, हीलिंग नहीं होने जा रहा, वो सिर्फ वो सिम्टम से थोड़ी बहुत उसको राहत मिलेगी, और उसका जो उसका साइड इफेक्ट होगा कि वो पूरी लाइफ के लिए उन ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा, और कुछ बीमारियों में तो मैंने देख करके, मान लीजिए साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, सेक्रेटरी में जो लोग सेक्रेटरी वाले दवाइयां देते हैं, तो मैं पिछले 50 साल से उनको देख रहा हूँ, सेक्रेटरी के पेशेंट्स को। और जब सेक्रेटरी का पेशेंट आ जाता है आपके पास, 6, 7, 8 दवाइयां खा रहा है, वो फिर बीमार का बीमार है, और बीमारी में आप जज नहीं कर पा रहे हो कि ये बीमारी से बीमार है कि दवाइयों से बीमार है। तो तब एक
एक आंसू बहाने वाली एक स्थिति आ जाती है कि ये व्यक्ति, ये बेचारा 6-7 दवाइयां खा रहा है, 6-7 दवाइयां खा के इतना वो डाउन हो गया है मेंटली कि वो खुद भी जैसे लाइफ और डेथ के बीच की किसी स्थिति में है। तो ऐसी डायबिटीज में भी है, बीपी में भी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में इतनी गंदी गंदी दवाइयां डाल देते हैं सिर्फ सप्रेस करने के लिए, वो बीमारी वही की वही है। तो ये जो कमजोरियां मैंने देखी, तो उससे मुझे थोड़ी सी जो सर्च थी मेरी वो बहुत इंटेंसिव होने लगी, और धीरे धीरे चलते 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 मैं पिछले 15 साल से फिर मैं खेती से जुड़ गया कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, एनवायरमेंट मूवमेंट में जुड़ा मैं कि हमको पानी शुद्ध चाहिए, हवा शुद्ध चाहिए, फूड अच्छा चाहिए, और साथ में ये जो इंडस्ट्रियल फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ये मैं पिछले 15 साल से पूरा उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो धीरे धीरे चलते चलते फिर जब डॉक्टर बिस्वा चौधरी जी की मैंने वीडियो देखी, जो नेचुरल डाइट वालों की वो देखी, नेचुरल डाइट सिस्टम वालों की, वो रॉ फूड की, वेस्टर्न कंट्री की, बहुत सारी, तो मिलकर के लास्ट डॉक्टर चौधरी के जब मैंने उनको बहुत इंटेंसिवली देखा, फिर बहुत इंटेंसिवली देखा, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर चौधरी की कोई वीडियो मैंने छोड़ी होगी जब से, तो फिर मुझे वो उससे क्या मेरे माइंड में वो ऑर्गेनाइज हो गया सारा, जो मैं पिछले बहुत सारे सालों से देख रहा होता, तो वो ऑर्गेनाइज होकर फिर मैंने फैसला किया कि अब फुल फ्लेज सब छोड़ छाड़ के प्रबंधन करना चाहिए। तो ऐसे मैं यहाँ इवॉल्व करके यहाँ आया, और अभी मैं फुल्ली इस मूवमेंट में लगा हुआ हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर बिस्वा चौधरी का, जिन्होंने मेरे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में मेरी हेल्प की, और उस परमात्मा का जिसने मुझे लीड किया। मैं तो मतलब एक जैसे रिटायर्ड लाइफ थी मेरी, तो मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अभी कुछ ज्यादा क्रिएटिव कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा। तो जब ये सारा कुछ हुआ, तो अभी मुझे लगता है कि ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट पीरियड है। अभी जितना मैं खुश हूं और जितना मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, वो एक जिंदगी का पूरा एक आनंद है कि अभी जो सिर्फ डाइट से या लाइफस्टाइल चेंज करके पूरी की पूरी बीमारियों को क्योर करना, आप इमेजिन कर सकते हो एक डॉक्टर जिसने पूरे 50 साल एलोपैथी में काम किया हो, और उसको कोई आनंद ना आया हो, क्योंकि जड़ तो वही की वही है, अब दवाई दे रहे हो, जड़ तो वही, तो ये अभी आनंद ले रहा हूं मैं। इस समय जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल की तस्वीर, इतनी सुंदर तस्वीर, ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल गार्डन है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे, ये हॉस्पिटल नहीं, ये आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ पर आए हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, इतना सुंदर वातावरण है, सुबह उठेंगे तो आपको बाग से मोर दिखाई देंगे, इतनी सुंदर लहराती हुई फसल आपको दिखेगी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या आप इसी धरती पर रहते हैं। इतना सुंदर डॉक्टर मनीष, आचार्य मनीष जी ने बनाया ये। तो मैं जानना चाहूंगा आचार्य मनीष जी से कि आपने ये इतना सुंदर कैसे डिजाइन किया और इतना सुंदर कैसे बना पाया इसको? सर एक्चुअल में ना कहते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सबसे पहले मन में डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर विश्वा चौधरी, अवधेश पांडे जी, आपसे मिलके, क्योंकि आपने भी अपनी हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स करके पूरी स्टोरी फेसबुक पे शेयर किया है, तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसा प्लेस डिजाइन किया जाए जहां लोग आए, हॉस्पिटल हो लेकिन हॉस्पिटल जैसा माहौल ना हो, जहां अपनापन हो, गले लगाए जाए पेशेंट्स को, उसकी सुनी जाए, उसको समझा जाए, और उसके बाद नेचुरल तरीकों से खाना पीना बदलकर, खाना पीना सेट कर कुछ आयुर्वेद की कुछ हर्ब्स को मिलाकर उनका इलाज किया जाए। और बड़ी से बड़ी बीमारी को, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले बोला था कि अब विश्व को आयुर्वेद को उस दिशा से, आपको आयुर्वेदा वालों को उस तरीके से समझाना पड़ेगा जैसे वो समझना चाहते हैं। अब जो मॉडर्न आजकल का दुनिया है वो कैसे समझना चाहती है जब आप सब कुछ पेपर पे लाओ। तो अब हमने शुरू से ही, पहले दिन से यहां पे जो भी लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट का पेशेंट आ रहा है, कोई भी जोड़ों के दर्द का पेशेंट आ रहा है, अभी आज जब आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारे पास 105 साल की एक महिला भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि हमारे भारत की एसेट है, और उनको 4 दिन पहले पीजीआई ने और बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने रिजेक्ट कर दिया कि ले जाओ, इनमें कुछ नहीं बचा है, ये तो गई। और उन्होंने हमें फोन करा कि हम क्या करें, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है और इलाज कहां कराएं। तो मैंने बोला आप हमारे हॉस्पिटल में ले आओ। उनको जवाब मिल गया था, उनके हाथ पैरों में जान नहीं थी और बिल्कुल बेहोश हो गई थी वो, मतलब उनको होश नहीं था बिल्कुल भी, पूरा 7 घंटे तक वो कोमा में चले गए एक तरह से। और कल और आज उन्होंने गाने गाए हैं, भगवान का पाठ किया है, वाहिगुरु का सिमरन किया है। तो ये है इस हॉस्पिटल की ताकत। और ऐसे कितने ही पेशेंट हमारे अभी तक 60 पेशेंट
हम लोग उनकी पूरी वीडियोस और पूरी जर्नी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम। मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहूंगा, पूरे भारत में किसी को भी कोई मॉडर्न चिकित्सा में बोले कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो आप कृपया करके इस हॉस्पिटल में संपर्क कर लो। यहां पे ये बड़े बड़े दिग्गज मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हमारे साथ हैं, मानस जी हमारे साथ हैं। हम मिलकर हर पैथी को इस्तेमाल करके पेशेंट को ठीक करने पर हमारा पूरा फोकस होगा और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा, ताकि मॉडर्न जगत जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में हम पेपर पेश करेंगे कि ये पेशेंट ऐसे ठीक हुआ, और हम दुनिया को दिखा सकेंगे और वापस भारत को आयुर्वेद के माध्यम से हम विश्व गुरु बनाने में पूरी भूमिका अदा करेंगे। दोस्तों, जैसे आपने देखा और जैसे आचार्य मनीष जी ने बताया, मैंने भी उनसे मिला हूं, मैं उनके जो सन है उनसे मिला हूं। मैं आपको एक चीज यकीन दिलाता हूं कि अभी तक आपने मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट होते देखा है, इलाज होते देखा है, दवाइयां खाते और इंजेक्शन लेते देखा हुआ है, लेकिन मैंने यहां पर देखा है कि आचार्य मनीष जी ने इस हॉस्पिटल में, इस जगह और अपने करियर में मैंने इनके थ्रू चमत्कार होते हुए देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कार है, ये इलाज नहीं है। इलाज और चमत्कार में क्या फर्क है, ये आप जब डॉक्टर आचार्य मनीष जी से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैं यहां पर एक मनीष जी की बुराई भी करना चाहूंगा, और वो ये बुराई कि अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है, सरकार गलत है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष के बस की कुछ नहीं है, इसमें सरकार गलतियां करती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा मनीष जी से कि आपने ऐसा अब तक क्या किया कि जिसकी वजह से ये एमबीबीएस और ये हमारी जिसे कहते हैं कि मेडिकल साइंस जो है, जो एडवांस मेडिकल साइंस है, ये इतनी ऊपर चली गई है कि आज ये गलत काम कर रहे हैं। तो इसमें सारा का सारा दोष मैं आपको देता हूं, आपके आयुर्वेदा को देता हूं। इस पर आपका क्या कहना है? ये मैं चाहूंगा इसका आंसर अब डॉक्टर पांडे से ज्यादा बेटर रहेगा। ये पहले तो अगर मेरा सवाल बुरा लगाओ तो आई एम सॉरी। ऐसा है सर, हाँ जी, कोई भी डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। कई चीजें वो नहीं होती हैं, कई चीजें चाहते हुए भी ये चाहत से नहीं होती हैं, और कई चीजों का हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, उसी के बीच में चलना है। हम प्रोटोकॉल के बाहर भी नहीं जा पाएंगे, नहीं तो मेडिको लीगल का जमाना ऐसा है कि हम प्रोटोकॉल के बाहर जा नहीं सकते हैं। तो डॉक्टरों का बहुत दोष नहीं है, सिस्टम का भी बहुत दोष नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम चलता रहा है और बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहे हैं और इस पद्धति से ठीक हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे यहां से अगर दिल्ली जाना है तो रास्ता एक ही है, जरूरी नहीं है, कई और रास्ते हो सकते हैं दिल्ली पहुंचने के। सो इट इज नॉट अगेन अ कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ कोऑपरेटिव काइंड ऑफ थिंग। मैं वही जानना चाह रहा हूं ना कि कोऑपरेटिव काइंड ऑफ थिंग है। तो इतने हमारे देश में 12.5 से 13 लाख डॉक्टर्स हैं, तो ये जो एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर हैं इतने सारे, तो इनमें कोऑपरेशन क्यों नहीं है? जिस तरह से मेरी एक बात का, मैं यू आर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि अगर एक आचार्य मनीष जी के पास एक एक्सीडेंट का केस आता है, तो ये हमेशा अपने एक्सीडेंट के केस को एलोपैथी में भेजेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर के पास भेजेंगे फॉर सर्जरी, क्योंकि ये वो नहीं कर सकते। तो जब एमबीबीएस डॉक्टर को ये पता है कि मैं इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, मैं इनकी डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकता, उसके बाद वो क्यों पूरी जिंदगी उनकी जीवन को तबाह करते हैं दवाइयां देके? वो क्यों नहीं आचार्य मनीष जी के पास भेजते? वो क्यों नहीं डॉक्टर विश्वरूप जी के पास भेजते? ऐसा नहीं है। आप कोई ब्लड प्रेशर के ये मरीज को मिलिए, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, सर घूम रहा है, उसको जो गोली दी जाती है उससे उसका सर घूमना बंद हो जाता है, सब कुछ बड़ा ठीक सा रहता है। तो पेशेंट को भी बहुत ये विश्वास है। ऐसा नहीं है कि वो दी ओनली थिंग इज यस वो क्योर नहीं हो पा रहा है, उसको जिंदगी भर दवा खानी पड़ रही है ये स्थिति में। तो ये बात तो डॉक्टर को पता है ना, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये चीज तो आपको पता है ना कि वो पूरी वो क्योर नहीं हो सकता? मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है ना, जब आप एक ही रास्ते में देखते रहते हैं, जब यहां वहां देखते नहीं हैं, तो कई बातों के लिए आंखें नहीं भी खुलती हैं। बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। मैं ये नहीं, दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। डॉक्टर अवधेश पांडे, मैं ये नहीं मान सकता कि जो आप कह रहे हैं नहीं पता। मैं ये नहीं मान सकता कि आपको नहीं पता कि ये इलाज हम नहीं कर सकते। कौन सा? ब्लड प्रेशर का। नहीं, आप देखें, क्योर
दो मेंटेन चीजें, करते हैं ना, दो चीजें, मेंटेन क्यों करते हैं, वही तो दो कोशिश कर रहा हूं मैं। चीजें, दो चीजें, एक है क्योर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ये दुनिया, खासकर मैं अपने देश की बात करता हूं, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, हमारे देश के लोग इसी टॉपिक पर बर्बाद हैं। वो बीपी और शुगर, इस शुगर ने देश की दुनिया के लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, कि वो जिंदगी भर शुगर की दवाइयां खाते हैं और शुगर की वजह से उनको किडनी में डैमेज हो रहा है, उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आई साइट वीक हो रही है, और करते करते लास्ट में वो इसी से मरते हैं। am I right or wrong सर? बिल्कुल राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एमबीबीएस डॉक्टर, मैं एक आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए सिंपल वन, तो मैं फिर ऐसा जब जानता हूं तो फिर वो लोग क्यों नहीं इसका सोल्यूशन दे पाते? नहीं, वो पता है मानस जी, चक्कर पता क्या है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम में उनको जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाई के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि वो जो पूरे का पूरा जो एलोपैथिक सिस्टम है ना, ये कॉर्पोरेट ने, फार्मा कंपनियों ने पूरा जो लॉबी है उनकी, ये हाईजैक सिस्टम है किस्म का। उनके सिलेबस कैसे बनने हैं, एजुकेशन कैसे देनी है, एमबीबीएस में क्या क्या पढ़ाना है, किताबें कहाँ से अप्रूव करानी है, ये पूरे का पूरा कंट्रोल्ड है सिस्टम। ये जैसे सीबीएसई बोर्ड है आपका, एक मेडिकल बोर्ड है। हाँ, तो कंट्रोल्ड सिस्टम में वो एक खास ढंग से एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। उस खास ढंग में पढ़ता लगती है उसकी माइंड की इतनी कंडीशनिंग हो जाती है कि वो वही सोचता है दवाई के टर्म्स में। एक एलोपैथिक डॉक्टर, मैंने तो डॉक्टरों के बीच रहा हूँ, मैं तो डॉक्टरों का लीडर भी रहा हूँ। मैं जितना डॉक्टरों को मिला हूँ, मतलब सैकड़े हजारों डॉक्टरों को बहुत क्लोजली मिला हूं मैं, तो वो कंडीशनड है, वो उससे बाहर सोचते नहीं है। मैंने बहुत बार हार्ट स्पेशलिस्ट को देखा कि मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट भी मेरा दोस्त है, और मेरा दोस्त मैं लेके गया उसके पास, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद दाखिल होने के बाद ठीक हो गया। अब मैं डिस्चार्ज करवाने गया उसको, भी चलो डिस्चार्ज करवा लेते हैं आज। उसने उसको पूरी लिख दी वो, और कहता है आज ये दवाइयां खानी है, अगर कोई तकलीफ हुई तो वापस आ जाना। वो बंदा स्मोकर भी है, वो बंदा ओबीस भी है, उसका 1.25 क्विंटल भार है उसका, उसकी फूड हैबिट्स गंदी है, एकदम गंदी है। एक भी लफ्ज उस कार्डियोलॉजिस्ट ने ना तो डाइट के बारे में बोला, ना उसकी स्मोकिंग के बारे में बोला, ना उसकी ओबेसिटी के बारे में बोला। तो ये क्या है कि वो कंडीशनड है, और कंडीशन भी से भी आगे कहें तो सबकॉन्शियसली करप्ट है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इसको डाइट समझा दी तो ये तो गया, मेरे प्रभु से निकल जाएगा। जब मैंने इसको कह दिया कि आप डाइट अच्छी खाओ, या ये सलाद खाओ, या फ्रूट खाओ, ये जो नई रिकमेंडेशंस आ गई हैं डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की, वो फॉलो करो, तो ये 70% पेशेंट माइनस हो जाएंगे। तो ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये सबकॉन्शियसली एक वो पेशेंट को डिपेंडेंट करना अपने ऊपर, कि बार बार वो पेशेंट आता रहे। आप पाओगे कि क्रोनिक डिजीज में जो पेशेंट एक बार डॉक्टर के पास चला गया, फिर वो पक्का संगल उसके पांव में वो जंजीर बंध गई कि वो हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद, हफ्ते के बाद जाएगा। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम है, इसमें किसी डॉक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर सकते। ये पूरे का पूरा सिस्टम है जो एमबीबीएस पढ़ाते शुरू हो जाता है, अगर उससे भी पहले शुरू हो जाता है, लेकिन एमबीबीएस से शुरू हो जाता है। बाद में जितनी ज्यादा डिग्री, अब मुझे इवॉल्व करने में मेरी एमडी ने, मुझे अब भी लगता है कि बहुत इंटरेस्ट डाली। अगर मैंने एमडी ना की होती, सिंपल एमबीबीएस की होती, तो शायद मैं 15-20 साल पहले ये शुरू कर लेता। वो डिग्री जो मैंने की हुई थी वो मेरे इवोल्यूशन में उल्टा अड़का बनी, तो वो कंडीशनिंग इतनी पक्की हो गई थी मेरी कि वो मुझे छोड़ते जब मैंने विश्व राय चौधरी को देखा कि ये बंदा इतना बोल्डली कर रहा है, तो मैं डर रहा था कि मैं ये कहूंगा। तो ये मैंने 3 साल तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बोला नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये लोग वो गालियां देंगे कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो बिना किसी प्रूफ लाओ। कि झूठ को इतनी बार बोलो, इतना बड़ा कर दो कि सच छोटा सा लगे। हम कहते हैं ना कि सच वालों को कहते हैं अपनी लकीर बड़ी कर लो, ताकि, तो वो उन लोगों ने भी अपनी लकीर बहुत बड़ी कर ली, पहाड़ जितना झूठ बोल दिया, अब सच छोटा सा लगता है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम है जिसमें चलता है। मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा बीच में। यस, मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब ना एक्चुअल में पूरा प्लानिंग से हुआ है। जब भारत में पहले मुगल आए, उसके बाद डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब स्टेप बाय स्टेप आए, फिर आए अंग्रेज। जब अंग्रेज भारत आए तो उस टाइम भारत में ये लोग गुरुद्वारों में कैदे पढ़ते थे, गुरुकुलों में, मंदिरों में गुरुकुल होते थे। तो उन्होंने देखा भारत बहुत स्ट्रांग देश है, भारत बहुत विकसित देश है, यहाँ का विज्ञान, यहाँ का आयुर्वेद,
और यहाँ की एजुकेशन, क्योंकि मातृभाषा जो हमारी है, जैसे पंजाब में पंजाबी है और उर्दू जुबान थी यहाँ पे, तो ऐसे जुबानें थी, तो उन्होंने देखा इसको तोड़ने के लिए ना प्लानिंग्स बनाई उन्होंने धीरे धीरे। जबकि टीके का आविष्कार भी एक्चुअल में आप रिसर्च पढ़ोगे, रिचर्ड जेनर ने भारत में वो डॉक्टर ओलिवर की डायरी भी राजीव दीक्षित जी ने बताई हुई है। तो मैं बोलना चाहूंगा 1896 में अंग्रेजों ने भारत में पहला शुरुआत करी, मतलब सिस्टमैटिकली आयुर्वेद को खत्म करने की। उन्होंने पैंडेमिक एक्ट बनाया। उस पैंडेमिक एक्ट की आड़ में जो पढ़े लिखे युवा थे, जो ऐसे आजकल आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं, वो लोग आयुर्वेद के वैद्यों की कंप्लेंट करते थे खुद सरकार को, सरकार उन पे केस चलाती थी। तो बहुत सारे वैद्यों ने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। 1896 में पैंडेमिक एक्ट क्यों बनाया था? उस टाइम भारत में प्लेग फैला था और आपको सुना भी होगा कि सूरत सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया था। अब भारत में प्लेग के अंदर बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया। अंग्रेजों को अपनी जान, अंग्रेजों को लगा कि हमारी दुकान तो यहां चलेगी नहीं, और अगर बाद तक राज करना है तो इनकी संस्कृति और इनके मानसिक, इनको गुलाम बनाओ। तो ऐसे प्लानिंग के तहत करते करते उन्होंने अंग्रेजी की गोलियां लॉन्च करी, पढ़ाई लॉन्च करी, उन्होंने आईएएस लॉबी, प्रशासनिक लॉबी, एमबीबीएस लॉबी बनाई और इस तरह काम करा। अब आप बताओ, अब जैसे ये एमबीबीएस लिखते हैं डॉक्टर्स, एक्चुअल में डिग्री का नाम क्या है? डिग्री का नाम तो बीएमबीएस है, लेकिन जानबूझ के एमबीबीएस क्यों लिखा जाता है? ताकि आम आदमी को मास्टर डिग्री लगे और दूसरा आयुर्वेद डॉक्टर झोला छाप लगे। और अब उसके बाद 1940 में फिर एक मैजिक रेमेडी एक्ट लेके आए, फिर वही अंग्रेजों के कानून आज तक भारत में चल रहे हैं और आयुर्वेद के डॉक्टरों को आज भी नीम हकीम खतरा है जान, झोला छाप बोला जाता है। तो ये मैं ये डॉक्टरों को गलत नहीं बोल रहा, ये वो क्रांतिकारी डॉक्टर हैं, ये वो शहीद ये वो भगत सिंह हैं जो निकले अपनी फैकल्टी में से और अलग कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैं इनका भी सल्यूट करता हूं कि इनके साथ मिलकर मैं काम कर पा रहा हूं। लेकिन मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि ऐसे साजिश के तहत आयुर्वेद को खत्म करने की सालों से साजिश चल रही है। वरना आयुर्वेद तो इतनी बड़ी छतरी है, सारी पैथियां उससे निकली है। सुश्रुत जो सर्जरी है मॉडर्न की, आयुर्वेद से निकली है। ऐसे ही खाना पीना, नेचुरोपैथी सब उससे ही निकली है। आप लोग भी जो करते हो, नेचुरोपैथी की बातें बताते हो, वो सब आयुर्वेदिक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब हम एक छत के नीचे आ गए हैं। अंग्रेजों की अब कोई नई चाल कामयाब होने देनी, और अब हमने ना एमबीबीएस को या किसी की लॉबी को गाली नहीं देनी। हमने अब एलोपैथी को गलत नहीं बोलना, हमने एलोपैथी को भी साथ लेके चलना है, लेकिन उसकी अच्छी बातों को अपनाना है। जैसे एलोपैथी की अच्छी बातें, उनकी आज की डेट में रिसर्च वर्क है, उनके आजकल डायग्नोस्टिक्स है। अब सर जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन में काम करते हैं, तो हम हर किडनी फेल, लीवर फेल पेशेंट सर को देते हैं कि पहले से इसका डायग्नोसिस करो, पहले इसके पूरे पैरामीटर निकालो, ताकि जब ये ठीक हो हम दुनिया को वापस टेस्ट करके उसी पैरामीटर में पेश करें जिस पैरामीटर में दुनिया समझती है। तो ये जो एक चौकड़ी, चार स्तंभ तैयार हुए हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर विश्वरूप और मैं, और आपके साथ आज जब इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमारा एक ही मकसद है कि अब आज के बाद हम सिर्फ मेडिकल माफिया और मेडिकल इंडस्ट्री वालों को गलत बोलें, डॉक्टर को गलत ना बोले। बिकॉज क्योंकि वो तो जो पढ़ाई पढ़ के है वो तो बेचारा वही कर रहा है। अब एक मेरी क्लास, मेरा बेटा है 8 क्लास में है, अब उसकी क्लास में महाराणा प्रताप का चैप्टर ही 4 पेज का है, 4 लाइनें लिखी हुई है, 4 लाइनों का, और अकबर का 7 पेज का लिखा हुआ है। तो हमारी तो पढ़ाई भी करप्ट कर दी गई है। तो ये सारी बहुत बड़ी लड़ाई है जो हमें मिलकर लड़नी है वापस भारत की संस्कृति को ठीक करने के लिए। और मैं फिर बोलूंगा कि हमें अपने गुरुद्वारों में वापस कैदे शुरू करने की जरूरत है और अपने मंदिरों में वापस गुरुकुल शुरू करने की जरूरत है, और संस्कृति से इस देश को और इंसानियत को जोड़ने की जरूरत है। मनीष जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि हमारे देश का इस साल का जो बजट है हेल्थ का, वो करीब 2,24,000 करोड़ का है, और आयुर्वेद को मेरे ख्याल से 2 या 3% उसका बजट मिलता है, बाकी 97-98% एलोपैथी को जाता है। क्या आप लोगों ने कभी इसकी कोशिश नहीं करी कि सरकार से ये मुद्दा उठाया जाए? क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रमोट करना चाहेंगे तो जब तक बजट नहीं होगा प्रमोशन कैसे होगा? आयुर्वेद में जब तक रिसर्च के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक फंड नहीं आएगा, तब तक कैसे इसको हम प्रमोट करेंगे? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो सर, देश को आजाद हुए लगभग 75 साल होने वाले हैं। शुरू से ही ना जो अंग्रेजों की नीतियां थी, जो मैंने अभी बताया था, फूट डालो राज करो और आयुर्वेद को दबाओ और ऐसे काम करो, तो वही चल रहा आ रहा है। और जो बजट बनाने वाले लोग हैं वही प्रशासनिक अधिकारी और उन्हीं के दोस्त होते हैं, उस तरह के डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब मिलके इन चीजों को पॉलिसीज पे काम कराते हैं।
पहली बार मैं तो कहूंगा, आप पता नहीं मेरी बात को कैसे लोगे, ये जो सरकार इस टाइम मॉडर्न की चल रही है, आप शुक्र करो कि ये सरकार चल रही है तो हम ये बातें भी कर पा रहे हैं, हम इतनी आवाजें उठा रहे हैं। नहीं तो अगर पुरानी कोई सरकार होती ना तो अब तक हम सब अंदर होते, क्योंकि इस सरकार ने तो आयुर्वेद के लिए काम किया है। अब मुझे नहीं पता आप मेरी बात से कितनी सहमत हो, लेकिन मैंने जब मैंने सरकार को आयुर्वेद को लेकर जो भी लेटर लिखा है ना, वो मान रही है। और डॉक्टर अमर सिंह आजाद बताते होते ना कि वर्ल्ड की जो 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं, जो पहली 10 कंपनियां वो 490 से बड़ी हैं। तो ये इतना बड़ा माफिया है। राजीव दीक्षित की हत्या हुई, आप सबको मालूम ही है। तो फिर भी मैं थैंक यू बोलूंगा इस गवर्नमेंट को कि उन्होंने अभी 4 दिन पहले आयुष को कैबिनेट दर्जा दिया, तो आयुष पर काम हो रहा है। लेकिन वो मैं मानता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, अभी वो स्लो है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। इस गवर्नमेंट ने ये भी काम किया था कि गवर्नमेंट अलाउ किया कि अब आयुर्वेदाचार्य भी, आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी सर्जरी कर सकते हैं अगर वो एमडी हैं तो। लेकिन उसके अगेंस्ट में जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर है वो सड़क पर आ गए थे। वो आईएम में पूरा लॉबिंग, हमें आयुर्वेद की लॉबिंग की जरूरत है तैयार करना। तो बहुत जल्दी हम आयुर्वेद की एक लॉबी रेडी कर रहे हैं। आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम रजिस्टर करा चुके हैं। पूरे देश के आयुर्वेद के डॉक्टरों को हम इस मंच पे लाएंगे। और कल ही शाम को हमने शुरुआत करी है नीमा से। नीमा एक संगठन था आयुर्वेद के डॉक्टरों का, जो कि बीएमएस थे लेकिन प्रैक्टिस एलोपैथी की करते थे। तो कल हमने शुरुआत कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। डॉक्टर अवधेश पांडे ने शंख बजा के उसकी शुरुआत करी है। कल ही चंडीगढ़ में इसी हॉस्पिटल में जहां हम बैठे हैं, हिम्स, यहीं से शुरू करा है। चंडीगढ़, पंचकूला और जीरकपुर की नीमा बॉडी आई थी, उनसे पूरी मीटिंग हुई है, सीएमई हुई है। उनको बताया है कि कैसे आप वापस आयुर्वेदा में आकर अपना खोया हुआ गौरव और आयुर्वेद का गौरव भी वापस ला सकते हैं। और उन्होंने काफी इंटरेस्ट भी दिखाया है। आप भी उस मीटिंग में थे, आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, काफी इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि अक्सर जो हमारे यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो एलोपैथी में या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उसका मेन रीजन ये भी होता है कि उन सबका मेडिक्लेम है। उन्हें लगता है कि वो फ्री में वहां पर इलाज हो जाएगा और उसके लिए वहां पर जाते हैं। तो क्या मेडिक्लेम की ये फैसिलिटी आयुर्वेदा में भी है? सर मैं आप फिर बोलूंगा, इस गवर्नमेंट ने पहली बार करी है। अच्छा। इस हॉस्पिटल में अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस में आयुष कवर है तो आपका पूरा इलाज फ्री होगा। ओके। और डे केयर सेंटर, जितने भी पंचकर्मा सेंटर्स हैं, अगर उनको ने NABH एग्रीडेशन लिया हुआ है तो उनके यहां भी डे केयर में इलाज फ्री होगा। और हॉस्पिटलाइजेशन की हमने ये चंडीगढ़ के अंदर जो सुविधा शुरू करी है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपका इलाज फ्री होगा। आपको अपना कार्ड देना है। और बहुत जल्दी मुझे सुनने में आया है कि जो आयुष्मान योजना थी भारत सरकार की, भारत सरकार उसमें भी आयुर्वेद लाने जा रही है। तो आयुर्वेद के डॉक्टरों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, नेचुरोपैथी के डॉक्टरों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इंश्योरेंस कवर उनको भी उतनी आसानी से मिलेंगे जितनी आसानी से एलोपैथी मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी हमारे यहां 4 इंश्योरेंस कवर पास हुए हैं, लेकिन बड़ा जोर लग रहा है क्योंकि ऊपर लॉबिंग जो है वो उन्हीं की है। तो मैंने उसके लिए सरकार से मांग करी है, चिट्ठी भी लिखी है कि इसको इजी करो ताकि आयुर्वेद आयुष कवर में लोग ज्यादा से ज्यादा आए और इस इंश्योरेंस का लाभ उठाएं। दोस्तों ये थे इस हॉस्पिटल के जो चारों दिग्गज है, डॉक्टर अमरजीत सिंह आजाद जी, आचार्य मनीष जी और डॉक्टर अवधेश पांडे जी। डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी जी बिजी हैं तो वो यहाँ पर नहीं है। तो आपको ये जान के बहुत खुशी हुई होगी। और सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और इस देश की तरफ से आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग ने इतने एक अच्छे काम के लिए, अपनी एक अच्छी कॉज के लिए आप लोग आगे आए। खासकर अवधेश पांडे जी जो कि MBBS MD होके और एलोपैथी में इतना एक्सपीरियंस लेके और फिर इस नेचुरल वे में आए। आप जैसे लोग, अगर 12.5 लाख लोग हैं, 12.5 लाख डॉक्टर्स हैं, अगर आप जैसे आधे भी डॉक्टर हो जाएं तो इस देश का भला हो जाए और इस देश की हर माँ हर बहन आपको बल बल दुआएं देगी। बाकी मनीष जी ने बता दिया कि अगर आपका इंश्योरेंस कवर है तो पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा आगे भी मैं इन चारों लोगों से मिलता रहूंगा, इनकी बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा ताकि आपको बहुत फायदा हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। नमस्कार।